इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का जो पार्ट 1 पीछे देखे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन 1 है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। तो ह्वेनसांग चीन का यात्री था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो मेगास्थनीज, यूनानी यात्री मेगास्थनीज। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो अलबरूनी। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, अलबरूनी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT भी कहा जाता है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो मोरक्को का। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा। अरबी भाषा में। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फाहियान। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, अब दूसरी बार कहेगा तो 4 साल बाद यानी 1502 ईस्वी को। ठीक है, पहली बार कहेगा तो 1498 ईस्वी को और दूसरी बार 1502 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अलबरूनी परिचित था वह कौन कौन था। तो संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। तो वेनिस। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना वे हैं नारियल। अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, मतलब किस शताब्दी में भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी में। ठीक है, अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है। तो 14वीं शताब्दी से। फास्वा बर्नियर किस देश से भारत आया था। तो फ्रांस से। फास्वा फ्रांस याद करेंगे। ठीक है, फास्वा फ्रांस। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में कितने दिन लगे। तो 40 दिन। मुल्तान से इब्न बतूता भारत आया था दिल्ली, तो कितना दिन लगा था समय, 40 दिन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के गाजी नियुक्त किया किसको। तो इब्न बतूता को, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था बताइए, दिमाग लगाइए। तो सिंध में। कहाँ पहुंचा था, सिंध में। अगला क्वेश्चन है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो अलबरूनी। मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था। तो एक राजदूत था। ठीक है, किताब उर रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है। तो इब्न बतूता का। मैंने यात्रा जब किया इब्न बतूता तो उसने किताब लिखा, उसका नाम था किताब उर रेहला। यात्रा के बारे में लिखा उसमें, उसका नाम था किताब उल रेहला, इब्न बतूता लिखा था। ठीक है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया है। तो इब्न बतूता। भारत में डाक व्यवस्था है ना, पोस्ट चिट्ठी जो आता है जाता है, उसी के बारे में बता रहा है। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने
किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचार्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बर्नियर। अब्दुर रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? अपने आंखों के सामने देखा था, इब्न बतूता। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाला वीडियो आपके पास इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो बर्नियर। 12 साल की लड़की को सती प्रथा का भेंट चढ़ाया गया, कहाँ पे? लाहौर में। इसका वर्णन किसने किया? बर्नियर। मोहम्मद बिन जुर्रिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता का। किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? इब्न बतूता का। ठीक है। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो अलबरूनी। मध्ययुगीन यात्रा का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रा का सरताज मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्रा ने यात्रा कर जाते हुए घर को छोड़ा है? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। चलिए आगे देखते हैं। 6 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी, रैदास, कबीर, धन्ना और एवं पीपा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। वीवीआई कर लीजिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है। गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है। निम्नलिखित में महिला संत कौन थे? तो इनमें से सभी, मीरा, अंडाल, कराईकल। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिका व चक्कार की 2 विशेषता कौन थी? तो शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति सागर की रचना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? तो संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ, जगन्नाथ दुनिया का मालिक। ठीक है। मारीची कौन थी? तो बौद्ध देवी। मारीची कौन थी? बौद्ध देवी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण रहे हुए थे, अग्नि, इंद्र तथा सोम। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? अभी ऊपर बताए हैं। नहीं, सलीम चिश्ती का आगरा में। ठीक है। अजमेर में किसका दरगाह है? अभी ऊपर बताए हैं, तो थोड़ा कमेंट करिए, बताइए तो। वीवीआई जो अभी बताए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नगर पीरादि दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है? तो तमिल वेद के रूप में। अंडाल का सही परिचय है। अंडाल तो वह अलवार स्त्री थी। वह अलवार स्त्री
थी। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया उसका संख्या थी, मतलब कितने किया गया, तो 12। दक्कन में चोल शक्तियों बने रहे, तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। वान वन्ना नए आंदोलन के चालक थे ब्राह्मण। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे तुर्क। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे कौन थे, बताइए, अरबी। ठीक है, कौन थे, अरबी। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह था 7वीं शताब्दी से। इस्लाम का कब उदय हुआ, 7वीं शताब्दी से। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के। ठीक है, बीजक में। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे, बताइए, तो रामानंद के। कराईकल अम्मइयार नामक महिला किसकी भक्त थी, तो शिव की भक्त थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, बताइए, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, अंडाल। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, अंडाल। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया, तो जहां आरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, तो वल्लभाचार्य को। महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो इनमें से सभी, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास। महाराष्ट्र के सब क्या थे, संत थे। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन, तो रबिया। महिला रहस्यवादी संत रबिया। ठीक है, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हो गया, तो फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से संबंधित था, तो कादिरी। किस सिलसिले से संबंधित था, कादिरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, तो बिहार में, सूफी मत की। ठीक है, बिहार में। ये VVI लगा लीजिए हम लोगों के लिए। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया, तो रामानंद ने। शंकराचार्य का मत है, तो अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, चिश्ती संप्रदाय से है। ठीक है, आगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था, कमेंट करिए। चलिए वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताएंगे, दिल्ली अभी दूर है। तब तक देख रहे हैं कितने लोगों को आ रहा है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, कबीर का। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो नक्शबंद। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो बताइए,
रामानंद। हिंदी का प्रयोग किया किसने? रामानंद। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, तो ये 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार का अंत किसने किया, यानी पूरा काम किसने कराया? तो इसका बेटा था, उसका नाम था क्या? उसका नाम था इल्तुतमिश। देखिए यहाँ दिया है, निर्माण पूरा किया इल्तुतमिश, लेकिन काम किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है 7 चैप्टर। अगला चैप्टर है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्फी विश्व धरोहर स्थित घोषित किया गया स्थल, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस चीज को? हम्फी जो, ठीक है, कर्नाटक में जो पड़ता है। तो 1986 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है मंदिर से। ठीक है, हम्फी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्फी विजयनगर से। हम्फी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। चोलों का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ऊर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? तो 1336 ईस्वी को। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या था? तो गजपति। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। ठीक है, होयसलों के। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम वंश। कौन था? तो संगम वंश। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजधानी के रूप में तिरुपति के समीप थी, उसका नाम क्या था? तो चंद्रगिरी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन करने में ये थोड़ा सा हो गया है, लग रहा है कुछ हो गया था, थोड़ा हम पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यमन शब्द किस भाषा का? यमन शब्द तो संस्कृत भाषा का। यमन शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा से। ये दो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यात्री बरबोसा का संबंध किससे था? पुर्तगाल से। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गोपुरम का भी संबंध किससे था? अभी ऊपर बताए हैं, मंदिर से। ठीक है, आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी को। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1347 को। उड़ीसा के गजपति राय की स्थापना हुई। राज्य की स्थापना, उड़ीसा का जो गजपति राज्य है उसका स्थापना कब हुआ? तो 1435 ईस्वी को। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्फी कर्नाटक में। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 राजवंशों ने। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो अफगानी निकितन।
रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव, जी.एस. लिविदेव। अगला क्वेश्चन है कि राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? तो मैडिगॉस पेज। अगला क्वेश्चन है कि महानवमी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो मैडिगोस पेज। अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सप्य देन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो अब्दुर्रज्जाक। देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे पिछला वीडियो 1 से 4 तक चैप्टर बना है तो 40 मिनट से ऊपर का है। ये प्रयास करेंगे, ये भी उतना ही कर रहा है। अगला है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलब रहस्य नामक किस विदेशी यात्रा का है? अब्दुल रज्जाक। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो ए और बी दोनों, यानी फनाओ नुनीज और अफगानी निकीतन। अगला है कि सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया? तो मैडिगोस पेज एवं फर्नाओ नुनीज। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इनमें से सभी पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो हम्फी नाम से। विजयनगर जब समाप्त हो गया तो उसका नाम हम्फी हो गया। आमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो कृष्णदेवराय ने। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो विजयनगर से। तेनालीराम का संबंध विजयनगर से था। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कांटी। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के। हाँ, अगला देखते हैं। चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, आगे आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी तो 5 भागों में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? कमेंट करिए। ठीक है, देखते हैं कितने आप लोग तैयारी करते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं नहीं आ रहा है तो गूगल करिए और इसका कमेंट करिए। इससे क्या होगा, जो आप लोग गूगल करके आंसर देंगे वो हमेशा के लिए आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की। ठीक है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही अकबर। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। तो इनमें से सभी मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। ठीक है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकार तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आम तौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो रैयत एवं रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान, इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी? मुगल काल में तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ठीक है, मुगल काल में सबसे अधिक फसल कौन उत्पन्न होता था भारत में?
तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ठीक है, आदि। बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा। बाबर का सही नाम क्या था? तो तुर्क ए बाबरी, और भाषा क्या था? तुर्की। अगला क्वेश्चन है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी के करीब हो गई थी। 1600-1700 ईस्वी के बाद बोल रहा है, ठीक है। तो कितना हो गई थी? 5 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल कहेगा तो बताइए, एक ठो रबी फसल होता है, ठीक है, एक ठो खरीफ फसल होता है, समझिए। रबी फसल कहेगा, रबी मतलब गेहूं, तो गेहूं होता है ग्रीष्म काल में, और खरीफ होता है ठंडा मतलब शरद ऋतु में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आ गया, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने 12 नंबर। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी, कितना फसलें होती थी? तो 3 फसलें। अभी कितना होता है? बहुत लोग देखे होंगे धान, गेहूं, बस 2 फसलें। हमारे बिहार में 2 ही फसलें बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम बताना है। तो मक्का, ठीक है। अफ्रीका के रास्ते कौन फसल आई थी? मक्का। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। बताइए किस चीज़ का? तो खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे क्या कहते थे? तो मुकद्दम या मुखिया, आज भी होते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग से संबंधित है? तो पश्चिमी भाग से। परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक मंडल। अगला है कि पेशकश का अर्थ था। पेशकश का क्या अर्थ था? मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी को। जजिया कर है। जजिया कर किससे ली जाती थी? जजिया कर किससे ली जाती थी बताइए? तो जिम्मियों से, ठीक है। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में थी। कहाँ थी? चीन। मतलब स्वयं के बारे में लिखवाना। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो सभी। वेब, रीज, गैरेट, ब्लैकमैन। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में? बाबर से लेकर अकबर तक। बताइए किस काल में है? तो अकबरनामा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाली गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। तंबाकू नहीं पीना है, जैसे नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद कर दिए हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार थे तो W.H. मोरलैंड। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया कौन? तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाकर। बताइए तंबाकू, गांजा तो होता है ना तंबाकू, आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग देखे भी होंगे। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा
था। आईने अकबरी भूमि को 4 भागों में बांटा था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर। तंबाकू का सेवन अकबर। बताइए। तो दोस्तों आगे हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।